बदलते भारत की शान। नमस्कार, कृषि अपडेट में आपका स्वागत है। कृषि अपडेट एक ऐसा अपडेट है जिसमें किसानों और कृषि से जुड़े लोगों के लिए बहुत सी जानकारियां हैं, जिससे कृषि का स्तर और अच्छा हो और उससे जुड़े लोगों को भी फायदा हो। तो आज के कृषि अपडेट में देखते हैं, मधुमक्खी पालन से किसान स्थापित कर रहे हैं अपने ब्रांड। एकीकृत खेती कर गुलाम मोहम्मद बने किसानों के लिए मिसाल। ऊँटनी का दूध आय में वृद्धि का एक सार्थक साधन। भूमिहीन या कम भूमि वाले किसानों के लिए मधुमक्खी पालन एक अच्छा रोजगार हो सकता है। आइए देखें कि किसान किस प्रकार मधुमक्खी पालन करके न सिर्फ शहद उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि उसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग करके अपने ब्रांड बनाकर नाम कमा रहे हैं। मधु, जिसे मकरंद, कुसुमासव और शहद के नाम से भी जानते हैं। फूलों पर मंडराती शहद की मक्खी अपने षटकोण आवासों में शहद इकट्ठा करती है। सदियों से इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता रहा है, जिसे सभी लाभ उठाते हैं। मधुमक्खी पालन एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में भी अपनी पहचान बना चुका है। कृषि विभाग के नेशनल बी कीपिंग बोर्ड के अनुसार गत वर्ष भारत से लगभग 633.82 करोड़ रुपए के शहद का निर्यात हुआ। भारत में मधुमक्खी पालन से बहुत से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। छोटी इकाई से शुरू करने के बाद शहद की पैकेजिंग और मार्केटिंग को समझकर व्यवसाय करने वाले राजेंद्र सहारण ऐसे ही एक मधुमक्खी पालक हैं। मैंने मधुमक्खी का काम सन 2000 में किया था, मधुमक्खी पालन का काम। उसके बाद मैंने 2008 तक मैंने ये काम जैसे मधुमक्खी पालन का, उसके बाद मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दी मार्केट में। उसके बाद मैंने अभी पिछले साल ही मैंने पैकिंग करके और मार्केट में गाड़ी से भी लोगों को दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, इसमें अनपढ़ आदमी भी इसको काम कर सकता है, कम पढ़े लिखा भी इसको आदमी काम कर सकता है। बढ़िया रोजगार है। राजेंद्र सहारण की ही तरह सुरेश कुमार ने भी मधुमक्खी पालन से कम भूमि में अधिक लाभ प्राप्त करने के बारे में बताया। मधुमक्खी पालन 2002 से कर रहे हैं और मधुमक्खी पालन का अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा। हम अपने खेती के साथ साथ इस बिज़नेस को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ के साथ अपना जो अभी पैकिंग का और मार्केटिंग का खुद अपना मार्केट में इसको उतार रहे हैं। हनी प्रोसेसिंग का जो प्लांट अभी हमें अपनाया है हमने, और जो हमें पहले कच्चा शहद जैसे बेचते थे उसको अभी दूसरे तरीके से मोल्ड करके, पैकिंग करके, शुद्ध करके उसको हम खुद मार्केटिंग कर रहे हैं। हम अपने तरीके से रिटेल काउंटरों पे हम 2 से 3 गुना 4 गुना उसका मुनाफा शहद का कमा रहे हैं। किसान भाइयों के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है उनसे जुड़ें, उनका लाभ उठाएं और खुद मार्केट, अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो खुद उसकी मार्केटिंग करें और खुद मार्केट में उसको बेचना सीखें। उद्यान विभाग की मदद से बहुत से किसान भाइयों ने मधुमक्खी पालन की सही तकनीक सीखी और लाभ कमाया। मधुमक्खी पालन मैं वर्ष 2012 से कर रहा हूँ और मेरा अब बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैंने इस व्यवसाय करने के बाद मैंने अपने परिवार का गुजारा चलाना आसानी से सीख लिया है। उद्यान विभाग से हमारा गांव जो है डिस्ट्रिक्ट के बहुत नज़दीक है, तो हमें उनका बहुत पूर्ण सहयोग मिला, क्योंकि समय समय पर वहाँ के साइंटिस्ट हमारे फार्म पर आते हैं और जब भी हम अपने कार्य के बारे में उसने पूछने जाते तो हमें पूरा नॉलेज देते हैं। ये तकनीक अपनाने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हमें जो सरकारी जॉब की तरफ हमारी भागदौड़ है वो हमारी कम हो गई है। हमें सोचते हैं कि ज़रूरियात नहीं है कि सरकारी नौकरी से ही हम अपना व्यवसाय का, अपना परिवार की इनकम चलाए, लेकिन हम अपना खुद का रोज़गार चलाकर भी अपने परिवार का हम गुजारा आसानी से चला सकते हैं। इस मधुमक्खी पालन से हम मौसम के आधारित है, लेकिन एवरेज मान के चले तो हम यदि हम 200 बॉक्स रखते हैं तो 4.5 लाख रुपये लगभग हमारी बचत हो जाती है खर्चा निकाल कर। कुछ तो हम अपने नाम से बेचते हैं
लेकिन ज़्यादातर हम माल किसी आगे दे देते हैं डीलर को। किसान भाइयों के लिए हमारा यह संदेश है कि आप सभी लोग जो बेरोज़गार हैं, जिसे रोज़गार नहीं मिल रहा, वे अब इस तकनीक को अपनाकर अपना व्यवसाय आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि यह बहुत अच्छा व्यवसाय है। यह कम पैसों से किया जा सकता है। जिसके पास ज़मीन नहीं, छोटा किसान है, वो भी कर सकता है। जिसके पास नौकरी है वह भी कर सकता है। इस व्यवसाय को करना बहुत आसान तकनीक है और आसान तरीके से किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि किसान भाई इसको अपनाए और अपना जीवन सही करें। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत लाभ है। आजकल शहद को औषधि के साथ साथ श्रृंगार प्रसाधनों में भी इस्तेमाल किया जाता है। हम कह सकते हैं कि मधुमक्खियों की एक बड़ी सेना मधुमक्खी पालक के साथ मिलकर काम करती है और उसकी समृद्धि में सहायक बनती है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। उत्तर प्रदेश के गुलाम मोहम्मद ऐसे ही एक किसान हैं जिन्होंने एक एक करके वैज्ञानिक तकनीकों को सीखा और एकीकृत खेती करके अपनी आय को कई गुना बढ़ाया। आज उनकी कृषि तकनीक को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। परिश्रम सफलता के द्वार खोलता है, ये बात साबित कर दिखाई है उत्तर प्रदेश बहराइच जिले के जरवल गांव के गुलाम मोहम्मद ने। एक ऐसे सफल किसान जिन्होंने आवश्यकता के अनुसार ऐसे उपाय किए जिससे उपज और आय दोनों बढ़े। खेती तो हम कर रहे हैं 1985-86 से, लेकिन पहले यही धान गेहूँ उगाते थे। फिर 2000 से केला शुरू किया है। उस समय कोई योजना चल रही थी उद्यान विभाग की, तो बाहर से टिश्यू कल्चर पौधे मंगवा के देते थे। तो 270-72 पौधे मिले थे हमको। तो उसी से फिर हम 1 बीघा लगाया, फिर 5 बीघा किया, उसी शक्कर से निकाल के फिर धीरे धीरे आज 23 एकड़ में केला है इस साल। तो केला जुलाई के पहले हफ्ते में लगाया जाता है, लगभग 13-14 महीने पूरी फसल कट के ख़त्म होती है। 1.5 से पौने 2 लाख रुपए एकड़ खर्चा आता है इस समय। और औसत का अगर रेट मिल गया 10 रुपये 12 रुपये किलो, तो लगभग 2 लाख रुपए 2 से 2.5 लाख रुपया एकड़ शुद्ध लाभ मिल जाता है। तो मौजूदा टाइम में इससे अच्छी फसल तो कोई है नहीं। फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी से भरपूर केला सेहत के लिए कितना अच्छा होता है ये बात सभी जानते हैं, पर इसकी अच्छी पैदावार लेकर आप अपनी आर्थिक सेहत को कितना अच्छा बना सकते हैं ये जानकारी आज हम आपको देते हैं। अच्छा, केले में भी हम वही घुलनशील खाद ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। DAP यूरिया बहुत मामूली डालते हैं, जिसे पोटास वटास की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो केले की शाइनिंग और क्वालिटी, उसके लिए जो भी न्यूट्रिएंट ज़रूरत है केले के पौधे के लिए, वो सारा हम देते हैं। इसीलिए केला अपना मार्केट में सबसे अच्छे रेट में बिकता है। अपनी फसल जो है बहुत अच्छी होना चाहिए। तो हम लोग जब घार, जिसे बहुत लंबी घार आती है, तो उसको नीचे से पंजा तोड़ देते हैं, 3-4 पंजे। घार की लंबाई 9-10 इंच, वो 9-10 पंजे रखते हैं कुल अपनी घार में। तो जब नीचे से फली कम कर दी जाती है, तो ऊपर की फलियां और नीचे की फलियां सेम हो जाती है, लंबाई उनकी बराबर हो जाती है। तो बाहर की मार्केट में केला पसंद किया जाता है। ये सोलर सिस्टम है, 3 HP का है, 3 हॉर्स पावर। 5-6 साल पहले हमने लिया था, 1,14,000 जमा हुआ था। बाकी 75% सब्सिडी थी। और इसी से ड्रिप लगा कर आगे सिंचाई कर लेते हैं। लगभग 7-8 एकड़ इससे सिंचाई हो जाती है और खाद वाद भी बच जाती है, लेबर बच जाता है। खेतों में यदि सही मात्रा में पानी और खाद दिया जाए तो लाभ प्रतिशत बढ़ जाता है। गुलाम मोहम्मद ने केले के साथ एकीकृत खेती कर फायदे को कई गुना बढ़ा लिया। इसमें कट गया है केला, तो इसको ये पेड़ हटाया नहीं गया है खेत से। ये रैटून है हमारी,
इसको हटाने में लगभग 5-6 हज़ार रुपये एकड़ का खर्च आता है। और ना हटाने से इस पौधे में सिर्फ केला कटा है, हमने केला काटा है सिर्फ। बाकी जो इसमें जो न्यूट्रिएंट है जो इस पौधे ने लिया था वो अब इसको मिल रहा है। ये धीरे धीरे ऊपर से गल रहा है ये, और गलते गलते इसका पानी और जो भी न्यूट्रिएंट इसने लिया है पहले वो इसमें रिवर्स होगा, तो ये पौधा बहुत जल्दी तैयार होगा। केले का बाजार उनके कच्चे या पके होने पर भी निर्भर करता है। अधिक उपज होने पर भी अधिक दाम न मिल रहे हों तो तकनीक का सहारा लेना फायदेमंद होता है। कच्चा केला अपना दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ये इन मार्केटों में जाता था, तो उससे पैसा हम लोग का कम मिलता था। कच्चा केला बेचने पता चला व्यापारी जो है पैसा भी कभी कभी रोक लेते थे। तो अब इस साल हमने ये बनाना राइपनिंग चैम्बर की एक 40 टन की यूनिट लगा ली। तो पहले कार्बेट से लोग पकाते थे केला, अब हम लोग इसे जब से यूनिट लगाए हैं तो इसमें एथिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। एथिलीन गैस से पकाते हैं केला, जिससे क्वालिटी और स्वादिष्टता बढ़ जाती है केले की। क्वालिटी अच्छी होने की वजह से मार्केट ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ रहा है। जहाँ अपना केला जा रहा है तो 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये किलो और लोगों से महंगा बिक जाता है। केले के पत्ते और बरसीम का उपयोग कर उन्होंने कुक्कुट पालन किया। मुर्गी की बीज से केले के लिए खाद की कमी को पूरा किया और इन दोनों के बचे हुए करकट आदि से मछली पालन कर लाभ कमाया। है ना समझदारी भरी खेती। ये कड़कनाथ फार्मिंग हमने 2-2.5 साल पहले शुरू करी थी, 2019 में। तो यहाँ पशुपालन विभाग वालों ने बताया था और उन्हीं की मदद से ये झबुआ से 300 चूजे मंगवाए थे हमने। उसके बाद उनसे 4-5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जब अंडा देना शुरू की मुर्गी, उसमें जो मुर्गी थी 20-21 दिन पर चूजा निकल आता है, जो हैचिंग के लिए जो अंडा कलेक्ट करके लगाते हैं उसमें। उनके अंडों से फिर हैचिंग शुरू करी, इनक्यूबेटर मंगवाए। अब हमारे पास महीने में लगभग 500-600 चूजा बिक जाता है। उसका बच्चा बेचते हैं 70 रुपये का एक दिन का बच्चा, जिसकी हमारे पास बुकिंग रहती है एडवांस में। जो मुर्गा निकलता है वो मुर्गा 1200 रुपये, 1500 रुपये एक पीस मुर्गा बिक जाता है हमारा। एक मुर्गा तैयार करने में 300-350 रुपये और 400 रुपये के लगभग लागत आती है। अगर छोटा किसान करना चाह रहा है 200-300 बच्चा पाल के, तो अगर खुले में पालें तो ये हरा चारा भी खाते हैं, बरसीन है जैसे, और साग सब्जी का जो हरा पत्ता वगैरह जो निकलता है वो भी ये खा के अपना तैयार हो जाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है, फैट 0.25% होता है। ये इसका मांस और अंडा डायबिटीज़ और हार्ट अटैक वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये 2 एकड़ का मछली पालन का तालाब बनाए हैं, इसमें पैंगेसियस डालते हैं, कुछ हिस्से में देसी मछली रोहू, कतला, नैन डालते हैं। उनकी दूरगामी सोच और कार्यकुशलता के कारण राज्य सरकार व अनेक संस्थाएं उन्हें सम्मानित कर चुकी हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली की बेजोड़ मिसाल। हमको टमाटर में भी अवार्ड मिला है, टमाटर उत्पादन में, तरबूज खरबूज के उत्पादन में मिला है, केला उत्पादन में 2008 में प्रदेश का दूसरा स्थान मिला था। खेती से अच्छा हमको तो और कुछ कोई कारोबार या कोई धंधा नहीं लग रहा है। हमारे पास पहले सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन थी, उसी से सब 10 एकड़ ज़मीन खरीदी है और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बड़े बच्चे को मैकेनिकल इंजीनियर बनाया है, एक भांजे को मैकेनिकल इंजीनियर, 2 इंजीनियर बने इसी खेती करके, और छोटे लड़के को अभी एग्रीकल्चर से पढ़ा रहे हैं। गुलाम मोहम्मद की समझदारी और दूरदर्शिता से प्रेरित होकर इनके बच्चों ने भी एग्रीकल्चर क्षेत्र में ज्ञान बढ़ाया। मैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और एग्रीकल्चर की ही पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो एग्रीकल्चर के ही कैरियर उनका है पूरा, तो मैं उन्हीं से इंस्पायर हुआ हूँ। और उनकी जो खेती है वो बहुत ही अच्छी है, उनको बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, बहुत ज़्यादा उनको एक
अच्छे लेवल पे वो पहुंच चुके हैं, तो उसी को संभालने के लिए ही हम पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे पिताजी हैं जो वो ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज़ करते हैं, जो कि पढ़ाई में हेल्प करती हैं, क्योंकि उसमें पढ़ाया जाता है। इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो है लोगों को बताओ कि ड्रिप इरिगेशन करें और स्प्रिंकलर इरिगेशन करें, और हमको समझाया था कि आप जाके रूरल एरियाज़ में समझाइए। तो वो ऑलरेडी मुझे पता है, तो उसको पढ़ने भी आसानी होती है और लोगों को समझाने में भी आसानी होती है। किसान भाइयों के लिए संदेश हमारा यह है कि खेती के साथ साथ औद्यानिक फसलें जैसे बागवानी है या केला की खेती है या मछली पालन है, मुर्गी पालन है, दूध डेयरी है, खेती के साथ साथ ये सब करें ताकि कहीं ना कहीं से उनको फ़ायदा मिलता रहे बराबर। गुलाम मोहम्मद ने केले के अलावा संतरा व अन्य फल सब्जियों में भी सफलतम खेती कर सम्मान पाया और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्या आप जानते हैं कि ऊँटनी का दूध स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद होता है? उसके औषधीय गुण कितनी बीमारियों में फायदा करते हैं? आज हम आपको बताएंगे ऊँटनी के दूध की प्रोसेसिंग के बारे में और किस तरह ऊँटनी के दूध का रोजगार किसानों की आय में वृद्धि कर सकता है। ऊँटों को मरुथल का जहाज कहा जाता है। देश की सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी भी ऊँट के सबल और ऊंचे कंधों पर है। राजस्थान में ऊँट की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनसे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। भारत में कुल 9 नस्लें जो पंजीकृत है और उस 9 नस्लों में मुख्य रूप से सारी अधिकांश नस्लें राजस्थान में ही पाई जाती है। और इसमें जो सबसे अधिक बीकानेरी नस्ल की संख्या है, उसके बाद जैसलमेरी नस्ल की संख्या, बाकी सभी नस्लों की संख्या काफ़ी कम है। तो बीकानेरी नस्ल है, शरीर इसका काफ़ी आकर्षक होता है और इसकी सर जो है उठी हुई होती है, डोम शेप्ड होती है। खास करके इसके आँखों, भौं, होठों के ऊपर बड़े बड़े बाल होते हैं, जिससे जिप्रा का कहते हैं। और इसका रंग जो है गहरा भूरा से लेके काले रंग तक के होते हैं और ये ड्यूअल पर्पस ब्रीड के रूप में जानी जाती है। इसमें भार ढोने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है और साथ में दूध उत्पादन भी क्षमता भी मध्यम होती है। ये नस्ल बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, सीकर इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद जो दूसरी नस्ल जो मुख्य नस्ल है भारत की, उसके वो जैसलमेरी है। जैसलमेरी नस्ल जो है जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ इलाके, साथ में जोधपुर के कुछ इलाकों में पाई जाती है। इसका शरीर काफ़ी सरहरा होता है, लंबाई लंबी और पतली नस्ल होती है और ये रेसिंग के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। इसके अलावा तीसरी जो नस्ल है वो मेवाड़ी नस्ल है। मेवाड़ी नस्ल जो है वो मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ और हड़ौती क्षेत्र में पाया जाता है और ख़ास करके उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, साथ में मंदसौर और कोटा ज़िलों में भी पाए जाते हैं। ये नस्ल जो है, इसकी जो कलर है, रंग है, वो सफ़ेद और हल्की भूरी होती है और जब इसके बच्चे पैदा होते हैं तो ये मुख्य रूप से बच्चे जो काफ़ी सफ़ेद दिखते हैं रंग में। और इस नस्ल की विशेषता ये है कि इसके जो शरीर के बाल हैं वो शरीर से बहुत चिपके हुए रहते हैं और ये पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि ये मुख्य रूप से जहाँ ये पाया जाता है वो पहाड़ी क्षेत्र है। इसकी दूध उत्पादन क्षमता अच्छी होती है और इसके मिल्क वेन भी जो है काफ़ी उभरे होते हैं। और चौथी जो मुख्य नस्ल है भारत की, वो है कच्छी नस्ल। कच्छी नस्ल जो गुजरात में पाई जाती है और ख़ास करके जो है कच्छ क्षेत्र और बांसकटा क्षेत्र जो है वहाँ पर ये पाया जाता है। ये नस्ल इसकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है, रंग जो है गहरा भूरा से लेके काले तक होता है, साथ में इसकी दूध उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। हमने अपने यहाँ
चारों नस्ल जो है इसके ऊपर जो है शोध किया है, इसके दूध उत्पादन क्षमता को नापा है और उसके आधार पर जो है कच्छी नस्ल की दूध उत्पादन क्षमता सबसे अधिक देखी गई है और इसकी औसत जो दूध उत्पादन क्षमता 5.5 से 6 किलोग्राम है प्रतिदिन। वहीं मेवाड़ी की जो है 4.5 से 5 और बाकी जो बीकानेरी और जैसलमेरी नस्ल है उसकी 4 से 4.5 किलो औसत दूध उत्पादन क्षमता है। ऊँटनी का दूध भी आय का एक अच्छा साधन है। ऊँटनी का दूध निकालते हुए ऊँट पालक को स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक है। पशुपालक हैं या ऊँट पालक हैं, उनमें अभी तक इतनी जागरूकता नहीं आई कि जो है स्वच्छ दूध उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि जब ये दूध जो है जन जन के लिए पूरे देश में भेजा जाएगा, ऐसे में जो है दूध की जो गुणवत्ता है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अभी हम जो है पशुपालकों को जो है ये जानकारी देते हैं कि आप किस तरह से स्वच्छ दूध उत्पादन करिए। दूध निकालने से पूर्व जो है बाकायदा सारे थनों को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, अपने जो है दूध वाले बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए और जो है दूध निकालने वाला है वो भी अपने हाथों को अच्छी तरह से जो है साफ़ करे, या पीपी के सोल्यूशन आता है पोटेशियम परमंगनेट का, उसमें उसके जो है उससे भी साफ़ कर सकते हैं और फिर दूध निकालें, ताकि जो है जो भी दूध अपने इसमें आए अपने पास आए वो एकदम साफ़ और स्वच्छ हो। इसके उपरांत जो है इसको जो है दो लेयर से मसलिन क्लॉथ से यानी कि मलमल के कपड़े से इसको छाना जाता है और फिर पैकेजिंग की जाती है। तो इसकी एक जो है बहुत बड़ी जिम्मेवारी इसलिए हो रही है क्योंकि ऊँटनी का दूध जो है रेगिस्तान में पैदा होता है पर जो है पूरे देश में जाता है। ऐसे में क्या है कि अगर कोल्ड चेन मेंटेन करनी है तो हमें जो दूध जो है वो बहुत ही साफ़ और स्वच्छ पैदा करना चाहिए, और यही हम किसानों को जो है जागरूक करने के लिए बार बार बताते हैं। ऊँटनी के दूध में बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं, अतः इससे बहुत सी बीमारियों में लाभ होता है। मानव स्वास्थ्य के लिए ये ऊँटनी का दूध जो है एक अमृत की तरह जो है देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है बहुत से ऐसे गुण हैं जिसके कारण जो है लोग इसे लेना चाहते हैं। और इसमें प्रॉपर्टी है कि जो है ना इसमें इंसुलिन की मात्रा जो है कुछ हद तक होती है, जिसे जो है मधुमेह के से ग्रसित लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और वो एक नेचुरल रिसोर्स है। आम पेशेंट जो हैं इंजेक्शन लगवाते हैं अपने उसमें, उस इंजेक्शन से कहीं फ़ायदेमंद रहता है एक नेचुरल रिसोर्स जो इंसुलिन का मिल रहा है। तो इसलिए ऊँटनी का दूध जो है इसमें बहुत कारगर साबित हुआ है और पिछले करीब 10 वर्षों तक हमने जो है ना इसका अनुसंधान कार्य एसपी मेडिकल कॉलेज के साथ मिलके किया, तो उस वजह से हमें जो है बहुत अच्छे परिणाम मिले। दूसरा बहुत अच्छा जो परिणाम था वो मंद बुद्धि के बच्चों पर आया। कई ऐसी जो है ना विकार पैदा हो जाते हैं जिसके कारण हमें पता लगता है कि बच्चा जो है उसमें मंद बुद्धि का विकार आ गया है। तो ऐसे में क्या है कि ऊँटनी का दूध जो है वो बहुत ही अच्छा कारगर साबित हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण जो है हमारी पाचन शक्ति है या पाचन की क्रिया के माध्यम से कुछ ऐसे अच्छे बायोमोलिक्यूल जो हैं वो बच्चा ग्रहण करता है, जिसकी वजह से वो विकार जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके उपरांत जो है ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर जो है बहुत अच्छे परिणाम मिले, जो हमने एसपी मेडिकल कॉलेज के साथ जो है मिलके काम किया, जिसमें जो है जो के दूध के अंदर जो है इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। तो ऐसे में क्या है कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस के मरीज हैं या और ऐसे जो अन्य बीमारियां हैं जिसमें इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, तो उनमें क्या है कि ऊँटनी का दूध जो है बहुत ही अच्छा कारगर पाया गया है, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ावा देता है और उसको इम्प्रूव करता है। तो ऐसे में उनके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। एक ऊँट को पालने के लिए करीब करीब 10 किलो चारा जो है हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो उस 10 किलो चारे की कीमत अगर हम देखें तो कुल 100 रुपये। अब 100 रुपये में जो है एक ऊँटनी जो है करीब 4 किलो दूध देती है, और 1 किलो दूध की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 800 से 1000 रुपया है, पर हमारे भारतवर्ष में 150 से 200 रुपया दूध बिक रहा है। तो ऐसे में 800 रुपये का तो दूध ही हो गया। तो एक पशुपालक को कितना फ़ायदा है, 800 रुपये उसको मिल रहे हैं और 100 रुपये उसका खर्च हो रहा है। ऊँट का दूध बिक्री के अलावा प्रसंस्कृत करके भी बेचा जा सकता है। इस दूध के कई उत्पाद बनते हैं, जैसे दूध की आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, दही, पेड़ा आदि। दूध के अलावा भी ऊँट आय का एक अच्छा साधन है। पर्यटक राजस्थान में ऊँट की सवारी न करें ये तो संभव ही नहीं। ऊँट अपने मालिक की
पूरी उम्र सेवा करता है और मृत्युपरांत भी मानव के काम ही आता है। पशु के मृत्यु के बाद उसके जो चमड़ी है उससे हम कई उत्पाद बना सकते हैं। जो चमड़े के बेल्ट हैं, पर्स हैं, ये बहुत प्रचलित में है और कई प्रदेशों में इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसके सिवा अगर इसकी जो हड्डियाँ हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको जो है बहुत अच्छे सॉफ्ट टाइज बन जाते हैं उसके, और अपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जिनको हम उसमें अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं या सजाने के लिए होटल में रख सकते हैं। ऐसे में जो है बहुत सारे अच्छे उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इससे जो है ना, जो भी आय होगी वो भारतवर्ष को आएगी, वो जो है पशुपालक को आएगी, तो फ़ायदा पशुपालक को बहुत होगा। तो ऊँट पालन जो है एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, और इसे जो है अगर कोई भी पशुपालक अगर आगे बढ़ाना चाहता है तो ऐसे में बहुत अच्छा लाभ हो सकता है उसे। ये था हमारा आज का अपडेट। अगले अपडेट के लिए मिलते हैं कृषि अपडेट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।